Hello learners, let's start with MES 015 ऑपरेशनल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। MA एजुकेशन का जो हमारे पास ये कोर्स 15 है उसके यूनिट 17 के नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जब स्टूडेंट लर्निंग होती है तो टीचर वहाँ पर क्या करता है, कुछ प्लान करता है, इंस्ट्रक्शंस और उनको ऑर्गेनाइज करता है, एग्जीक्यूट करता है फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस, और उसमें एंड में उसको एवेलुएट करता है फॉर व्हाट पर्पस, टू चेक वेदर इंस्ट्रक्शंस हैज़ रिजल्टेड इन स्टूडेंट लर्निंग। कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है ये एवेल्युएशन की। एवेल्युएशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इट इज़ कंसर्न विद वेदर द इंस्ट्रक्शंस हैज़ रिजल्टेड इन स्टूडेंट लर्निंग और टू एक्सटेंड विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय टीचर आर अचीव्ड। इवेल्युएशन में मेनली हमारे पास हम चेक करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स कहाँ तक हमारे अचीव हुए हैं। इसको क्लोजली हमने एसोसिएट किया हुआ है मेजरमेंट से। मेजरमेंट भी इसी के अंडर एक प्रोसेस आती है। वैल्यूएशन की अगर बात करें, हमें ये जो है मेनली हमारे पास अर्लियर टाइम में ओरल टेस्टिंग की फॉर्म में होती थी, रेसिटेशन ऑफ टेक्स्ट की फॉर्म में होती थी, और ओरल आंसर्स जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे रिलेटेड। बट विद चेंजिंग टाइम हमारे पास टेस्टिंग और वैल्यूएशन जो है एक स्पेशलाइज्ड एरिया बन गया 19th सेंचुरी में, जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था स्टैंडर्डाइज टेस्ट एल्फर-बीने के थ्रू 1995 में। उसके बाद हमारे पास 1960 में स्टैनफोर्ड बीनेट स्केल आया था, वो भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट था। तो वहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर इवेल्युएशन सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी। गुरुकुल परंपरा की भी बात करें तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, टीचिंग और लर्निंग का इवेल्युएशन किया जाता था। वहाँ पर मेंडलीव टाइम में भी देखें तो टीचर क्या करता था, स्टूडेंट्स को एक क्लास में ही इवेल्युएट करता था नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करें एजुकेशन के इवेल्युएशन की, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है कि इसमें अचीवमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स होती है, जिसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं फॉर टीचिंग, और आइडेंटिफाई करते हैं कंटेंट को बेस्ड ऑन हर ऑब्जेक्टिव। टीचर उसको आइडेंटिफाई करता है कंटेंट को, और सिलेक्ट्स मेथड्स एंड मीडिया फॉर ट्रांसैक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर उसके लिए एक मेथड या मीडिया का सिलेक्शन किया जाता है, और टू नो टू विच हर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव्ड, वहाँ पर हम इवैल्यूएशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास क्या करता है, जो कंटेंट सिलेक्शन है उसको बेस कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्टिव ही प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैथडोलॉजी, कंटेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन प्रोवाइड फीडबैक ऑन एफिशिएंसी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इवैल्यूएशन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल सिंबल्स टू इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, वेयर इज इवैल्यूएशन इज एडिंग वैल्यू जजमेंट टू व्हाट इज मेजर्ड। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट में जो की जाती है हमारे पास मार्क्स की फॉर्म में, मार्किंग की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर, वाइल इवेल्युएशन इंक्लूड्स वैल्यू जजमेंट। जब हमारे पास मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट दोनों का सम किया जाता है तो हमारे पास इवेल्युएशन ऑब्टेन होता है। मेजरमेंट्स को क्या डील करता है कि हाउ मच, कितना हमें इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएशन डिवाइड करता है कि हमें क्या इवेल्युएट करना है। अगर हम इस टेबल को रीड करने की कोशिश करें तो मेजरमेंट में हम क्या करेंगे, बच्चे को स्कोरिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे। इवैल्यूएशन में हम उसको क्या करेंगे, वैल्यू जजमेंट भी होगा। अगर हमारे पास स्टूडेंट एक 95 to 100 स्कोर कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी आउटस्टैंडिंग है, वो हमारे पास इवैल्यूएशन का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें आएगा आपका कि कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। अगर हम कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को समझने की प्रोसेस करें तो इवैल्यूएशन हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस बेसिस है, ये रेगुलरली होती है, ये कोई एट द एंड ऑफ कोई सेशन नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि हम एट द एंड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस या टीचिंग ऑब्जेक्टिव ही करेंगे। ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाली प्रोसेस है। ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के लास्ट में नहीं होती, बल्कि ये विद टाइम उसमें बिगनिंग से स्टार्ट हो जाती है और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के लास्ट तक वो चलती रहती है हमारे पास। इसमें एक टाइम बाउंडेशन आ जाती है हमारे पास, जो आती है इसमें इवैल्यूएशन में। ये हमें फीडबैक प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स की लर्निंग का। तो इसमें कॉन्टिन्यूटी का यही मतलब है। जैसे हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द टीचर कॉन्टिन्यूस अवेयरनेस ऑफ द डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूस जो भी डेवलपमेंट हो रही है चाइल्ड में उसका पता करता है, और टीचिंग बेस्ड और अचीवमेंट का भी इसमें पता चलता है। इसमें डायग्नोस्टिक डिवाइस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हम इवैल्यूएशन से डायग्नोस कर सकते हैं कि किसमें क्या वीकनेस है स्टूडेंट की और कहाँ पर हम उसको रेमेडियल टीचिंग वगैरह की, ये रेमेडियल मटेरियल की नीड पड़ने वाली है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन पर
फोकस करता है। फॉर्मेटिव यानी कि हम एट द एंड ऑफ अ चैप्टर, एट द एंड ऑफ अ यूनिट, मंथली, वीकली भी यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं इवैल्यूएशन को करने के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो जाता है, ये हमारे पास बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, यानी कि इसमें हमारे पास एकेडमिक और नॉन एकेडमिक गोल्स दोनों को टेस्ट किया जा सकता है। स्कॉलिस्टिक गोल्स हो गए जो हमारे एकेडमिक से रिलेटेड हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन या सब्जेक्ट कंटेंट से रिलेटेड है। नॉन स्कॉलिस्टिक एरियाज हो गए जो अफेक्टिव डोमेन से रिलेट करते हैं मेनली। ठीक है, अब इसको अगर स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक एरियाज को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो भी यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, जो हमें डिटेल में भी पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जो असेसमेंट होते हैं वो टीचर को कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, की टीचिंग कितनी इफेक्टिव है और असेसमेंट कितना हेल्पफुल हुआ है। इवैल्यूएशन हमारे पास दो टाइप का होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाता है, इसमें हमारे पास यूनिट टेस्ट हो जाते हैं, जैसे एट द एंड ऑफ अ यूनिट और गिवन टेस्ट एट द एंड ऑफ अ फोर्टनाइट और अ मंथ। इसमें हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट में फॉर्मेटिव टेस्ट भी कहला जाते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, क्विजेज हो गए। जो हमारे पास समेटिव हैं वो एनुअल टेस्ट या टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो होते हैं उनको हम समेटिव एग्जामिनेशंस कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट की नीड क्यों पड़ती है, ये हमारे पास प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, क्वांटिटी, पेस एंड अमाउंट ऑफ लर्निंग को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। उसको लर्नर को, हर लर्नर को इसमें फीडबैक मिल जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर कैरेक्टरिस्टिक्स का भी इसमें असेसमेंट ईजिली किया जा सकता है। टीचर के लिए एज अ डायग्नोस्टिक डिवाइस यूज़ करता है, लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेसेस को पता करने में हेल्प करता है, और उसमें रिमीडियल मेजर्स को भी प्रोवाइड करने में उसमें टीचर को हेल्प मिल जाती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, समेटिव के यहाँ पर टूल्स दिए हैं। अब इवैल्यूएशन के लिए हमें टूल्स की नीड तो होगी ही, तो यहाँ पर फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों टूल्स इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, जैसे कि रिटन टेस्ट हो गए, ओरल क्विज हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा, मैचिंग क्वेश्चंस हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, जो नॉर्मली हमें अपने क्वेश्चन पेपर्स में दिखते हैं, फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हो गए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो गए जहां पर बच्चे को फ्रीली एक्सप्रेस करने का चांस मिलता है, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो गए। ये सब हमारे पास क्या हो जाते हैं, इवैल्यूएशन के टूल्स कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम इसमें देखें तो मेनली क्या होता है, इसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का पता हमें चल जाता है। जो समेटिव होता है वो हमारे पास सर्टिफिकेशन पर्पज से यूज़ होता है, यानी कि स्टूडेंट को सर्टिफाई करने के लिए जो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन की बात करें। कॉग्निटिव हमारे पास क्या हो जाता है, इंटेलिजेंस रिलेटेड हो जाता है। उसको डिफाइन करने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर की जा सकती है। ये मेनली क्या होता है, वीकनेस ऑफ अ लर्नर पता चलती है, लर्निंग प्रोसेस का पता चलता है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग का पता हम चल जाता है। ठीक है, और डिसीजन फ्यूचर के रिगार्डिंग डिसीजन भी हम इस बेसिस पर ले सकते हैं कॉग्निटिव डोमेन में, क्योंकि हमें बच्चे का इंटरेस्ट वगैरह का पता चल जाता है कि वो कहाँ पर किस एरिया में सक्सेस ले सकता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, और स्टूडेंट को भी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है जब हमारे पास उसकी स्कॉलिस्टिक लर्निंग आउटकम्स का वो इवेल्युएशन किया जाता है। अब इसके इवेल्युएशन के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है हमारे पास उसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हमारे उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है किसी भी उस इवैल्यूएशन को, जैसे नॉलेज बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड, सिंथेसाइज बेस्ड, इवैल्यूएशन बात। इसी में हमारे पास क्या होता है, इसके बेंजामिन ब्लूम का ही स्टूडेंट था लॉरेन एंडरसन, उसने उसको फर्दर रिवाइज किया था और उसने उन्हीं कैटेगरीज को रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग में फर्दर क्लासीफाई कर दिया था। उसने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि नॉलेज हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ को हमें इन्फॉर्मेशन को लेना, तो उसको अगर हम रिमेंबर करके किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारा हमारे पास इस स्किल के अंदर आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन मेनली हमारे पास क्या होता है, उसको जो हमने नॉलेज गेन किया उसको कॉम्प्रिहेंड करना, यानी कि उसको मीनिंगफुल वे में कनेक्ट कर पाना ही उसकी कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग है। एप्लीकेशन क्या है, जो हमारी नॉलेज है उसको हम अगर डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बेस पर कुछ एक्टिविटी न्यू कर सकते हैं, तो वो हमारे पास उसके अप्लाइंग फॉर्म में आ जाएगा। ये सब कैटेगरीज हैं, इसको एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको इजीली और अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे अप्लाइंग में क्या, एग्जीक्यूटिंग, इंप्लीमेंटिंग, कैरिंग आउट, यूजिंग। एनालाइजिंग में भी क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एट्रीब्यूटिंग, कंपेयरिंग, डीकंस्ट्रक्टिंग। ये सारे इसकी सब कैटेगरीज हैं जो किसने दी हुई हैं, एंडरसन ने दी हुई हैं। इनका भी हम असेसमेंट करते हैं और इसी बेसिस पर इवेल्युएशन करते हैं, तो वही हमारे पास हेल्पफुल हो जाता है किसी की लर्निंग को इवेल्युएट करने के लिए कि कितना उसने उस चीज़ में सीखा है। जैसे रिमेंबरिंग में आ गया, रिकॉग्नाइज करना, लिस्ट करना, डिस्क्राइब करना, आइडेंटिफाई करना, रिट्राइव करना, नेमिंग करना।
इवेल्युएशन में हो गया चेकिंग करना, क्रिटिसाइज करना या जज करना। क्रिएटिंग में हो गया कि अगर हम किसी नॉलेज के बेसिस पर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ नया कंस्ट्रक्ट या प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारे पास इसमें आ जाएगा एजुकेशन के इवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव में। सेम हमारे पास क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेसिस पर जैसे डिवाइड किया हुआ है, सेम हमने क्या किया हुआ है, नॉन स्कॉलस्टिक जो लर्निंग आउटकम्स है उनको भी डिफाइन किया हुआ है। ये मेनली किससे रिलेट करते हैं, अफेक्टिव डोमेन ऑफ ए इंडिविजुअल। अफेक्टिव डोमेन में मेनली हमारे पास क्या हो सकता है, उसके वैल्यू बेस्ड जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि हैबिट्स, इंटरेस्ट, पर्सनल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज, एडजस्टमेंट, एप्टीट्यूड, सोशियोमेट्रिक अप्रिसिएशन एंड वैल्यूज। हैबिट्स में जैसे स्टडी हैबिट्स, वर्क हैबिट्स, इंटरेस्ट में उसका लिटरेसी में इंटरेस्ट है, रिसर्च में है, साइंटिफिक एटीट्यूड है, उसमें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, सोशल सर्विस में इंटरेस्ट है, तो ये इसको हम मेजर कर सकते हैं, इनका एवेल्यूएशन कर सकते हैं, जो थ्रू आउट द हमारे पास लर्निंग चलता रहेगा, जो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में कंसीडर किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास सेम जब अफेक्टिव डोमेन की बात आती है तो उसके लिए हमारे पास टूल्स भी हैं जो उसको क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। अगर उसका हम असेसमेंट करना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टूल यूज़ कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह होते हैं। नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए हमारे पास मेनली इन 6 बेसिक क्राइटेरिया पर बेस्ड के टूल्स हैं, जैसे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, चेकलिस्ट हो गए, रेटिंग स्केल हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सोशियोग्राम्स हो गए, सोशल डिस्टेंस टेक्निक हो गई। अगर हम सेल्फ रिपोर्टेड इन्वेंट्रीज लेके बायोग्राफी डाटा हो गया, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री हो गया, एटीट्यूड स्केल हो गया। प्रोजेक्शन पर बेस करें तो इंक ब्लोट टेक्निक होती है, पिक्चर प्रेजेंटेशन टेक्निक होती है, प्ले टेक्निक होती है। स्कूल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे देखा जाए तो अटेंडेंस रजिस्टर और लर्नर की हिस्ट्री और कम्युलेटिव रिकॉर्ड के बेसिस पर ही हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक पॉइंट की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था उसने 70s के अकॉर्डिंग रिकमेंड किया था फाइल फोल्ड एग्जामिनेशन रिफॉर्म प्रोग्राम, जिसमें से 3 एस्पेक्ट्स जो होते हैं, इंटरनल इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग सिस्टम और क्वेश्चन बैंक्स आर जो है रिलेवेंट है कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। कॉन्टिन्यूस और इंटरनल असेसमेंट मेनली क्या हो जा सकता है, जो क्लास टीचर के थ्रू होता है थ्रू आउट द कॉन्टिन्यूस लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये इंटरनल एग्जामिनर के थ्रू होता है, एक्सटर्नल के थ्रू नहीं होता। इसमें जो होता है रेगुलरली होता है, ये एंड ऑफ द चैप्टर होगा, ठीक है। इसमें टीचर को जो है स्टूडेंट की लर्निंग डिफिकल्टीज वगैरह का बेसिस का पता चल जाता है, जिसके बाद वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को रीडिज़ाइन कर सकता है और एकेडमिक अचीवमेंट का भी इसमें पता चल जाता है हमारे पास। इसमें इस नॉन स्कॉलस्टिक और स्कॉलस्टिक दोनों के एबिलिटीज़ का स्टूडेंट का पता चल जाता है। इसके मेन 3 पार्ट्स जो हैं, 3 फंक्शन क्या है, टीचिंग, लर्निंग और टेस्टिंग, इसमें ये मेनली आ जाता है। ग्रेडिंग और मार्किंग में मेनली क्या हो जाता है डिफरेंस, अगर हम कंसीडर करें, जो मार्किंग जो है इंडिकेट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, वाई ग्रेड्स कन्वे द रिलेटिव अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। मार्किंग सिस्टम सफेयर्स फ्रॉम सर्टेन इनएडिक्वेरीज विच आर ओवरकम बाय ग्रेडिंग सिस्टम। जो मार्किंग सिस्टम की कमियां हो जाती हैं उनको हम ग्रेडिंग सिस्टम में पूरा कर सकते हैं। मार्किंग सिस्टम में क्या होता है, न्यूमेरिकल सिंबल्स 0 to 100 असाइन करते हैं परफॉर्मेंस की लर्नर की, और ग्रेडिंग सिस्टम में हम उसको अल्फ़ाबेट के थ्रू असाइन करते हैं परफॉर्मेंस को। मार्किंग सिस्टम में जो होता है उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके एरर के कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जामिनर की सब्जेक्टिविटी की, एक एग्जामिनर और दूसरे एग्जामिनर अगर सेम ही शीट दी जाए तो अलग अलग मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई क्लियर और या फिर क्वेश्चन पेपर में कोई कमी हो उस वजह से, जैसे डायरेक्शंस क्लियर ना हो या फिर उसमें आइटम्स पुअर हो, ये सब बेसिस पे किया जा सकता है। जो भी हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम की लिमिटेशंस होती हैं उसको ग्रेडिंग सिस्टम ओवरकम कर लेता है मार्किंग सिस्टम की जो भी कमियां हैं। हमारे पास मेनली जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ABCDE इस तरीके से 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको 5 पॉइंट ग्रेडिंग बोलेंगे। इसी टाइप से अगर 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया तो उसको 7 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल बोलते हैं। ये हमारे पास परफॉर्मेंस बेस होते हैं। अगर ग्रेडिंग की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप की ग्रेडिंग होती है, डायरेक्ट ग्रेडिंग, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या हो जाते हैं, इसमें डायरेक्टली ग्रेड प्रोवाइड किए जा सकते हैं, बच्चों को मार्क्स ना देके डायरेक्ट ग्रेड प्रोवाइड किए जाएंगे। 4 ग्रेड्स, जैसे हमने कोई 4 क्वेश्चन दिए उसमें अलग अलग ग्रेड दे दिए, उसमें फिर हमने क्या किया, उसको ग्रेड पॉइंट्स में कन्वर्ट करके उसका मीन निकालेंगे तो उसमें वो उसकी ग्रेड वैल्यू ओवरऑल ग्रेड आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनडायरेक्ट ग्रेड में क्या होता है, यहाँ पर पहले मार्क्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं और फिर उसको एक ग्रेडिंग स्केल दिया जा सकता है जिसमें मार्क्स को हम ग्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में हमारे पास क्या होता है, ये मेनली कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, जो हमारे पास किसी परफॉर्मेंस लेवल के लिए पर्टिकुलर एक ग्रेड दिया जाता है और उसी को उसमें मार्क कर दिया जाता है। रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या हो जाता है, इसमें हमारे पास बेसिक्स क्या होता है, इसमें
रिलेटिव लेवल ऑफ अचीवमेंट होता है। इसमें क्या कहता है, प्रॉपर स्टार्टिंग में ही रैंकिंग डिसाइड की जा सकती है और उसमें बेसिस पर ही उसको रैंक दिए जा सकते हैं। उसमें पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हमें कितने स्टूडेंट्स को अवार्ड देना है, उसमें से कितने परसेंट को हमें फर्स्ट लेवल पे रखना है, कितनों को सेकंड लेवल पे रखना है, कितनों को थर्ड लेवल पे रखना है। तो इसमें हमारे पास ये हो जाता है। अगर इनके टेबल्स को आप समझने का ट्राई करेंगे तो वो मैंने फर्दर एक्सप्लेन की हुई है इसी में आगे। जैसे हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट आपका आ गया ये जो टेबल है, ये हमारे पास डायरेक्ट ग्रेडिंग की है, ग्रेड्स दिए हुए हैं, ग्रेड पॉइंट दिए हैं, उसका फिर हमने एवरेज निकाला हुआ है। इस टेबल में आप देखोगे ये हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के, जहाँ पर हमारे पास कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसी के बेसिस पर हम उसको ग्रेड्स मार्क किए हुए हैं। Evaluation is very crucial in teaching learning process. It provides feedback on the effectiveness of instructional objectives, formulated content, learning experience selected, and methodology of teaching, which includes selection of methods, media, and strategies. Continuous and comprehensive evaluation is the evaluation which is carried out on regular basis and on all aspects of student learning, both scholastic and cognitive and non-scholastic and non-cognitive affective domains. Continuous and comprehensive evaluation provides the teacher feedback on the learning progresses of his or her students. It helps the teacher to diagnose the learning difficulties of the learner. The teacher can design his or her teaching learning strategies based on the feedback received from continuous and comprehensive evaluation. The basic purpose of formative evaluation is to obtain feedback on the progress of students' learning, accordingly to take appropriate instructional decisions. इस यूनिट की वीडियो को यहीं खत्म कर रही हूँ। बाकी यूनिट्स की वीडियो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और एग्जाम प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू। लाइक फॉर मोर।